हाय एवरीवन। आप लोग सब इस कोरोना काल में घर पर हैं, सुरक्षित हैं। तो आज आपको झारखंड सरकार के द्वारा जो जारी किया गया मॉडल सेट है, उसमें साइंस के मैं दूसरे सेट के 40 प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेकर आया हूं। आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और आप इसे 40 को ठीक से बनाकर अपनी परीक्षा के लिए तैयारी कर लें। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बगल के बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरे वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आप मेरे इस वीडियो को YouTube के अलावा फेसबुक, ट्विटर एवं मेरे ब्लॉगर पेज पर भी देख सकते हैं। तो चले आज के इस साइंस के मॉडल के दूसरे सेट में, जिसमें आपके 40 के 40 प्रश्नों का हल बताने जा रहा हूँ। आइए विज्ञान के दूसरे मॉडल सेट में हम लोग देखते हैं कि कितने प्रश्न हैं और उनका सही क्या आंसर होगा। तो इसमें कुल 40 प्रश्न हैं और इस 40 का हल हम आपको बताने जा रहे हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक देखें। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड में जो प्रथम टर्म का एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसमें 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। समय 1.5 घंटा रहेगा, पूर्णांक 40 रहेगा। तो इसके पहले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। पहला प्रश्न है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्र त्रिज्या r हो तो a नंबर है r = f/2, f = r/2 और c नंबर है r = f, d नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग सभी जानते हैं जो इसका सबसे सटीक आंसर होगा वह होगा b नंबर, यानी इसका जो सही आंसर है f = r/2। सेकंड क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। तो हम लोग सभी को ही जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। इस पर आप टिक करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक पर आप टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, वाहन के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी आप इसे सरल भाषा में समझें तो वाहन में जो पीछे की ओर ड्राइवर के द्वारा देखा जाता है, उसमें किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, परवैलिक दर्पण। तो इसमें जो आपका सबसे सटीक आंसर है वह है उत्तल दर्पण। तो आप उत्तल दर्पण पर क्लिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो इनमें जो सबसे सटीक ऑप्शन होगा वह होगा मिट्टी। मिट्टी पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा बनेगा। आप इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, यदि f का मान 12 सेंटीमीटर हो तो r का मान क्या होगा? तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन इसमें 4 दिए हुए हैं, 24, 8, 16, 4। तो इनमें f का मान r का मान क्या होता है? आइए आप यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ दिया हुआ है f = 12। तो
आर हमें निकालना है, तो आर इजिकल टू होता है 2F, यानी 2 गुना 12 इजिकल टू यहाँ हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। तो इसमें जो इसमें सबसे सटीक आंसर है वह है ए नंबर 24 सेंटीमीटर। आप इस पर टिक करें। अगला प्रश्न है, वाहन के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो वाहन के अग्रदीप यानी गाड़ी के हेडलाइट में आप लोग सभी देखे होंगे कि गाड़ी का हेडलाइट बहुत ही प्रतिदीप्त होता है। तो इसमें किस दर्पण का उपयोग होता है? तो इसमें आपका अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण पर आप सही का निशान लगाएं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस के सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। आभासी व सीधा, वास्तविक एवं सीधा, काल्पनिक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। तो इन चारों ऑप्शनों में जो सबसे सटीक आंसर होगा वह होगा आपका आभासी और सीधा। आप इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, डायप्टर मात्रक है किसका? फोकस दूरी का, आवर्धन का, लेंस शक्ति का, विभेदन क्षमता का। तो आप सभी को पता है कि डायप्टर मात्रक है लेंस शक्ति का। इस पर क्लिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर होगा वो होगा 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर पर क्लिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। आँख के रंगीन भाग में क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आइरिस, पुतली, कॉर्निया और परितारिका। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है आइरिस। आइरिस पर आप टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है कॉर्निया, परितारिका, पुतली एवं दृष्टिपटल। तो इनमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है दृष्टिपटल। आप दृष्टिपटल पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? 2NaHCO3 एरो का मार्क Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो इसमें संयोजन, वियोजन, विस्थापन एवं द्विविस्थापन। तो आप इस प्रक्रिया को देखने से ही समझ पाते हैं कि यह एक पदार्थ है जिसका रासायनिक अभिक्रिया के बाद 3 टुकड़ों में यह विभाजित हो रहा है, अर्थात 3 उत्पाद इसमें बन रहे हैं। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वह है वियोजन अभिक्रिया। आप वियोजन अभिक्रिया पर टिक दें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? यहाँ पर 4 अभिक्रिया दिए गए हैं। इन चारों में आप ध्यान से देखें कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया इसमें संतुलित है। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये डी नंबर जो है यह संतुलित अभिक्रिया है। तो इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है? तो इसमें इन अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन और अपचयन हो रहा है उसे आप ध्यानपूर्वक जो देखेंगे तो ये इसमें जो आपका CuPbO यानी बी नंबर का जो आंसर है वो सही है। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है? उपचयन, अपचयन, विस्थापन, विस्थापन। यानी आपको कह रहा है कि इस प्रश्न में विकृत गंधिता की प्रक्रिया किस में होती है? तो वह उपचयन में होती है। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। चूने से सफ़ेदी करते समय चूना में पानी डालने पर ऊष्मा निकलती है। इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी संयोजन, ऊष्माशोषी संयोजन, ऊष्माक्षेपी संयोजन, ऊष्माक्षेपी वियोजन। तो
इस चारों में जो सबसे सटीक आंसर है वह है ऊष्माक्षेपी संयोजन। इस तरह इसमें टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धूसर हो जाता है। इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया होती है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो लोहे की कील पर जब हम कॉपर सल्फेट का विलयन डालते हैं तो उसका कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग जो होता है वह धूसर हो जाता है। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वह है आपका विस्थापन अभिक्रिया। आप विस्थापन अभिक्रिया पर टिक दें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है? मिथाइल ऑरेंज, फिनाइलफ्थलीन, लिटमस, मिथाइल रेड। तो इनमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है लिटमस। लिटमस पर आप टिक दें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्थर डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा? तो HCl, HNO3, CH3, COOH और आखिरी ऑप्शन है C6H12O6। तो इनमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है C6H12 और O6। आप इसमें टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। दिए गए किस लवण में क्रिस्टल का जल मौजूद है? NaCl, NaCO3, CuSO4, 5H2O, NaHCO3। तो इनमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है CuSO4 और 5H2O। इस तरह इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? यानी आग बुझाने में किस लवण का प्रयोग करते हैं? NaHCO3, Na2CO3, NaCl, NH4Cl। तो इसमें जो इसका सबसे सटीक आंसर है वह है NaCO3। इस पर आप टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है क्योंकि उसमें H धनायन उपस्थित रहते हैं, उसमें H धनायन उपस्थित नहीं रहते हैं, उसमें क्लोराइड उपस्थित रहते हैं, उदासीन हो जाता है। तो इनमें जो सबसे सटीक आंसर है उसमें है H प्लस धन आयन उपस्थित नहीं रहता है। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः 2, 7, 10, 14 है। यह पदार्थ कौन सा अम्ल है? तो इनमें से 4 पदार्थ ये हैं ABCD। तो A का मान 2 pH है, B का मान 7 है, C का मान 10 है और D का मान 14 है। तो इनमें जो सबसे कम pH का मान है वह 2। तो इसमें A जो पदार्थ है वह अम्ल होगा। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो आप इसमें देखते हैं कि यह सूर्य के प्रकाश से यह प्रतिक्रिया हो रही है। तो संयोजन, वियोजन, विस्थापन, इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है? आप इसे ध्यानपूर्वक देखें। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर होगा वो होगा वियोजन अभिक्रिया। तो आप वियोजन अभिक्रिया पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, शरीर में उत्पन्न हानिकारक अवशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की क्रिया किस जैव प्रक्रिया में होता है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और संवहन। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है उत्सर्जन। आप उत्सर्जन पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। प्रकाश संश्लेषण में होने वाला ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट, क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है जल। जल के टूटने पर हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है क्योंकि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मौजूदगी होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? स्वपोषी पोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी प्राणी पोषण और प्राणी संभोजी पोषण। तो इसमें जब सबसे सटीक आंसर है वह है प्राणी संभोजी पोषण। आप इसमें टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें।
अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो होता है वह है टाइलिन। आप टाइलिन पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य, फेफड़ा, वायुकुपिका, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है आपका कोशिका द्रव्य। आप कोशिका द्रव्य पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। पौधे में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, क्लोरोप्लास्ट और रंध्र। तो आप सभी को पता है कि पौधों में जल और खनिज लवण का संबंध जो होता है वह जाइलम के द्वारा होता है। आप इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। 33 नंबर प्रश्न है, किसी सम्मिष्ट अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? पोषण, श्वसन, जनन, नियंत्रण। तो किसी समष्टि का अस्तित्व बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी प्रक्रिया है जनन प्रक्रिया। इसमें टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया चित्र किस प्रकार जनन को दर्शाता है? मुकुलन, विखंडन, द्विविखंडन, पुनरुद्भवन। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है पुनरुद्भवन। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, परागन का एक पुष्प से दूसरे पुष्प का हस्तांतरित होना क्या कहलाता है? निषेचन, परागन, अंकुरन और संलयन। तो वह होगा परागन। परागन पर टिक करें, अगले क्वेश्चन पर बढ़ें आप। भ्रूण को माँ के गर्भाशय की किस भाग से पोषण मिलता है? प्लेसेंटा, डिम्बाहिनी, ग्रीवा, अंडाशय। तो वह है प्लेसेंटा। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता होता है? वह तेजी से जलता है, उसमें स्वयं आग लग जाता है, प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करता है, वह महंगा होता है। तो वह होगा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करता है। अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? हम लोग जानते हैं कि पवन से भी ऊर्जा तैयार किया जाता है, यानी पवन से विद्युत का जो उत्पादन होता है उसमें हवा का जो वेग है वो कितनी होनी चाहिए? वो कितने किलोमीटर प्रति घंटा होने चाहिए? 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो उसका वेग होना चाहिए कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा। निम्नलिखित में से कौन सा समय ऊर्जा का स्रोत है? ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, नाभिकीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो हम लोग सभी जानते हैं कि कोयला एक समय ऊर्जा का स्रोत है, यानी यह अनवीकरणीय स्रोत है, इसका निर्माण हम लोग नहीं कर सकते हैं। और इस मॉड्यूल का आखिरी प्रश्न है, परागकोश में होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, अंडप और परागकण। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वह है परागकण। तो इस तरह आपने ये वीडियो देखा। ये वीडियो को अगर पसंद है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।